anthropology and medical science. Along with that, we are going to deal with anthropology and लाइफ साइंस. ठीक है, चलिए पहले मेडिकल साइंस की बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है विल डील विद द लाइफ साइंस पार्ट. ओके, सो मैंने कुछ इसका इंट्रोडक्शन लिखा है. दैट आपके पास दो चीजें हैं. अच्छा, पिछली क्लास रिवाइज करके आए हो भाई सब लोग? यस और नो? ठीक है, चलो. सो एक छोटा सा मैंने पेज नंबर 16 के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिखा है कि जो एंथ्रोपोलॉजी और मेडिसिन है वो बेसिकली दोनों जो है वो ह्यूमन हेल्थ के साथ डील करती हैं. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी भी ह्यूमन डिसीजेस को स्टडी करती है और मेडिकल साइंस भी जो है वो डिसीजेस को स्टडी करती है. द वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इट इज कि एंथ्रोपोलॉजी डिसीजेस को समझने के लिए एक इंसान के कल्चरल एनवायरनमेंट को समझती है, एक इंसान के सोशल एनवायरनमेंट को समझती है, फिजिकल एनवायरनमेंट को समझती है. ठीक है, एक एक चीज को हम पढ़ते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं. दैट एंथ्रोपोलॉजी डिसीजेस को किस तरह से समझने की कोशिश करती है और मेडिकल साइंस जो है वो किस तरह से एक डिसीज को समझने की कोशिश करती है. खैर आजकल जो है वो दोनों एक दूसरे का पूरा सहारा ले रही हैं. एंथ्रोपोलॉजी भी मेडिकल साइंस का सहारा ले रही है और मेडिकल साइंस भी काफी हद तक जो है वो एंथ्रोपोलॉजी जैसा फील्ड वर्क जो है वो करने की कोशिश कर रही है. जैसे रिसेंटली एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं यूरोप के, काफी फेमस हुए, तो नाम है पॉल फार्मर. तो उन्होंने जो है वो अगेन ही यूज्ड एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क मेथड्स, ठीक है, ऑन सर्टेन डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लाइक HIV एड्स, कि वो क्यों फैलते हैं, किस तरह से फैलते हैं, लोगों का परसेप्शन क्या है उसके रिगार्डिंग. क्योंकि जैसे लोगों का परसेप्शन होता है एक डिसीज के रिगार्डिंग, तो उस तरह से उस डिसीज को हम हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, उस डिसीज को मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहली जो बात आती है दैट इज द कल्चरल एनवायरनमेंट. कल्चरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? कल्चरल एनवायरनमेंट इट सिंपली रेफर्स टू द नॉर्म्स एंड द फंक्शंस दैट आर मेड बाय द सोसाइटी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ मेनोपॉज. ठीक है, जब मेनोपॉज होता है और मेनोपॉज का जो एक परसेप्शन है इन इंडिया विस द परसेप्शन इन अमेरिका, बोथ द परसेप्शंस दे आर डिफरेंट. इन अमेरिका मेनोपॉज के बाद जो है वो ये माना जाता है कि अब आप बूढ़े हो चुके हो, और जब आप बूढ़े होते हो अमेरिका के अंदर बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स कि अब आप सोसाइटी के ऊपर बर्डन बनने वाले हो. जब ये चीज आ जाती है कि इंसान के दिमाग के अंदर कि अब आप सोसाइटी के ऊपर बर्डन बनने वाले हो, तो बेसिकली वो इंसान का जो एक पेन परसेप्शन है वो और ज्यादा इंटेंस हो जाता है. ठीक है, उसको जो है वो बीमारियों का खतरा ज्यादा हो जाता है, वो सारी चीजें जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं. बट ऑन द अदर हैंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली इन द
कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ठीक है, और इसी के साथ जो है वो जापान की अगर बात करें, जो आपके पास ईस्टर्न कंट्रीज हम जिसको कहते हैं, ईस्टर्न कल्चर जिसको कहते हैं। सो यहाँ पे जो परसेप्शन है मेनोपॉज का, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। यहां पे इस चीज को बेसिकली माना जाता है कि आप अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, ठीक है, तो आपको जो है वो ये माना जाएगा कि अब आप सोसाइटी को इंटेलेक्चुअली गाइड कर पाओगे, अब आप सोसाइटी को आगे और ज्यादा जो है वो चीजें दे पाओगे, ठीक है, अब आपके पास एक्सपीरियंस है। ओके, तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो एक पेन परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और ये देखा जाता है दैट इन जापान जो बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इंडिया के अंदर भी अगर ट्रेडिशनली बात करें तो जो बूढ़े लोग हैं वो उसी तरह से एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। चाइना के अंदर भी आपके पास अगर खेती बाड़ी के अंदर भी बात की जाए, एग्रीकल्चर के अंदर भी बात की जाए, तो बूढ़े लोग वैसे ही एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगेन इसका मतलब क्या है कि जो आपका डिसीज है, जो आपका पेन है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द कल्चर, वो आपके कल्चरल परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन पॉल फार्मर का ही काम यहां पे जो है वो कोट करता हूं। जैसे टेक द केस ऑफ उन्होंने HIV एड्स के ऊपर काम किया, तो अगेन HIV एड्स का जो परसेप्शन है दैट इज एंटायरली डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, इन डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है। कुछ कम्युनिटीज के अंदर इसी HIV एड्स को विचक्राफ्ट के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, ठीक है। इसी HIV को इन सम कंट्रीज जो है वो अनलॉफुल या फिर इमोरल सेक्स के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है। कुछ कंट्रीज के अंदर जो HIV एड्स है इट इज जस्ट लाइक अनदर डिसीज। सो सिमिलर, तो इसका मतलब ये है कि जैसे लोगों का परसेप्शन है उस हिसाब से अगर डिसीज को मैनेज किया जाए, डिसीज को ट्रीट किया जाए, तो डिसीज जो है वो बड़े इफेक्टिवली आप कनकर कर पाएंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे। सिमिलरली पॉल फार्मर का ही काम है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, TB के ऊपर। अब अगेन अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर चले जाएं तो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जैसे तलिनसीज हैं, जैसे नुआर की सोसाइटी है, जैसे आपके पास सुडानी सोसाइटी है, वहां पे ट्यूबरक्लोसिस को विच क्राफ्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है एंड विच हंटिंग इट इज एसोसिएटेड विद दैट, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही आप इंडिया के अंदर आते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस को अगेन एक रिलीजियस डिसीज की तरह से जो है वो कई बार देखना शुरू कर दिया जाता है कुछ कम्युनिटीज के अंदर। सो अगेन एंड अगेन आपके पास ये पता चलता है कि अगर आप सोसाइटी के साथ इंगेज होना चाहते हो, अगर आप एक डिसीज को बड़े इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हो, तो उसके मैनेजमेंट के लिए आपको कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए इट इज इन एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हम डिसीज को सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की तरह नहीं देखते, हम उसको कल्चरल, सोशल एंड अडेप्टिव मैकेनिज्म की तरह से भी देखते हैं, ठीक है। सो भाई कल्चर समझ में आ गया कि किस तरह से जो कल्चरल परसेप्शन है वो वेरी करता है, ठीक है जी। देन सिमिलरली आपके पास सोशल एनवायरनमेंट। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ठीक है,
तो डिसीज कई बार आपके सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड द नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीजेस ज्यादातर जो है वो आपके पास किस पॉपुलेशन के अंदर होते हैं? जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस कि अभी जो है वो डेंगू फैला है, तो डेंगू का डेटा देखिएगा। जब आप डेंगू का डेटा देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि जो डेंगू है वो आपके पास वहीं वहीं फैल रहा है जहां पे आपके पास बस्तियां हैं, ठीक है, या फिर वहां पे जो है वो ज्यादा फैल रहा है जहां पे आपके पास बस्तियां हैं। डेंगू जो है वो इट इज नॉट मच एसोसिएटेड विद द जहां विद द सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, वहां पे जो है वो डेंगू का इंसिडेंस थोड़ा सा कम होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जो हैं वो अगेन आपके पास जो है वो कुछ ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर फैलेंगे जहां पे आपके पास अगेन जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा हैं, जो आपके पास जहां पे रेडिएशन जो है या फिर केमिकल एक्सपोजर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो अल्टीमेटली आपके सिमिलरली आपके पास नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस उस क्लास के अंदर फैलेंगे जहां पे आपके पास फैट का कम्युलेशन ज्यादा है, जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो ज्यादा जंक फूड की तरफ हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपके डिसीजेस जो है वो सोशल एनवायरनमेंट को भी देखते हैं। अगर आपने कोई पब्लिक पॉलिसी को इफेक्टिवली किसी एक पॉपुलेशन के ऊपर लगाना है, किसी एक पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना है, तो बेसिकली यू विल हैव टू कंसीडर ऑल दीज फैक्टर्स। ठीक है, कि उनका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, सरकार की पॉलिसीज उनके प्रति कैसी हैं, उनका खुद का डिसीज के प्रति परसेप्शन जो है वो कैसा है। ठीक है, तभी आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे, क्योर कर पाओगे। ओके, सो डज दिस मीन दैट द सोसाइटल वैल्यूज and the culture defines the perception and the disease management accordingly। बिल्कुल सही बात है। सोसाइटल वैल्यूज का डिसीज के अंदर बहुत बड़ा पार्ट रहता है, बहुत बड़ा पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर मैनेजमेंट ऑफ टीबी एंड एड्स, सिमिलरली द मैनेजमेंट ऑफ डिसीज कॉल्ड लिप्रोसी, ये तभी जो है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो पाया बिकॉज जो सोसाइटल परसेप्शन था इन डिसीजेस के रिगार्डिंग वो जो है वो कंड्यूसिव नहीं था। सिमिलरली आई विल जस्ट टेल यू अ स्टोरी ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स फैलता था, लेकिन स्मॉल पॉक्स की अब वैक्सीन भी आ चुकी थी और अंग्रेज चाहते थे मद्रास के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर कि क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों का हो गया था उस वक्त जब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो पॉपुलराइज हो गई थी वेस्ट के अंदर, तो अंग्रेज जो है वो इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लेके आए। बट इंडियंस दे वर नॉट वेरी ईगर, रादर दे वर क्वाइट रेजिस्टेंस टूवर्ड्स दिस वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स की वजह से अगेन मॉर्टिलिटी रेट इट वाज हाई। इंडियंस को यह भी पता था कि अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपके पास जो है वो देयर विल बी हाई चांसेस कि वो बच जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगेन वी वर वेरी रेजिस्टेंट। साउथ इंडिया के अंदर रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ा। द रीजन बिहाइंड इट वॉज द परसेप्शन अबाउट स्मॉल पॉक्स। उस वक्त यह परसेप्शन था कि जो स्मॉल पॉक्स है वो देवी की करोपी है। ठीक है, कि देवी जो है वो आपको कुछ आपको जो है वो बिकॉज ऑफ योर कर्मा आपको जो है वो पनिश करना चाहती है। ठीक है,
और अगर आपको इस जन्म में पनिशमेंट ना मिली तो आपको जो है वो पनिशमेंट्स बहुत ज्यादा और भुगतनी पड़ेंगी। ओके, तो बेसिकली नो वन वांटेड टू इंटरफेयर इन दी सुपरनेचुरल ऑर्डर। तो अगेन प्रीस्ट जो है वो आगे आना शुरू हो गए, प्रीस्ट ने जो है वो रेजिस्टेंस करना स्टार्ट किया कि आप जो है वो वैक्सीन ना लगाइए। इट वॉज बिकॉज ऑफ द रॉयलिटी ऑफ द मैसूर किंगडम की जो रानियां हैं सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगवानी स्टार्ट की, फिर उसके बाद जो है वो आम लोग आगे आए। गॉट द पॉइंट? तो बेसिकली अगेन जी सोशल वैल्यूज होती हैं, जो डिसीज के रिगार्डिंग सोशल परसेप्शंस होती हैं, वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। सिमिलरली टेक द केस ऑफ टॉन्सिल्स इन इंडिया। अब टॉन्सिल्स एक ऐसा डिसीज है जो कि तकरीबन हर एक बच्चे को होता है, ठीक है। यहां पे ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम होता है टॉन्सिल्स। जब गले में इन्फेक्शन होती है तो वो इन्फेक्शन की वजह से वो ग्लैंड्स जो है वो फूल जाते हैं। तो बेसिकली टॉन्सिल्स को ये माना जाता है, पंजाब के अंदर भी कई जगह पे, मालवा रीजन के अंदर पंजाब के, यही परसेप्शन है कि टॉन्सिल्स जो हैं वो बेसिकली अगेन आपके जो है वो पुराने जन्मों का फल हैं। और बेसिकली अगर आप जो है वो नमक वगैरह कुछ लेके जाओगे एक पॉटर के घर में, और उस पॉटर की जो मिट्टी है वो यहाँ पे लगा लोगे, और आप जो है वो इफेक्टिवली ये कुछ टाइम तक करते रहोगे, तो ये जो है ये चीजें, ये टॉन्सिल्स वगैरह ठीक हो जाएंगी। अब बेसिकली है तो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ने खुद जो है वो कम हो जाना है। बट अगेन जब बच्चा ये काम करता है तो ये देखा गया है कि उसके अंदर जो पेन परसेप्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट उसके नए दोस्त बनते हैं। इंटरकास्ट जो एक सॉलिडेरिटी है वो इस डिसीज की वजह से बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिसीज है, चाहे वो एक बायोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी की तरह देखा जाए, वो जो डिसीज है वो भी सोसाइटी और कल्चर का एक अटूट हिस्सा बन के बैठा होता है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग लोगों का अपना परसेप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है जब किसी के अंदर जो है वो भूत बाधा आ जाती है, किसी के अंदर देवी आ जाती है, किसी के अंदर कोई आत्मा आ जाती है, कोई और। नाउ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इसी चीज को आप जो है वो मेंटल डिसीज की तरह कैटेगराइज करोगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर इसी चीज को कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, द परसेप्शन विल बी एंटायरली डिफरेंट। इसको सेक्रेड माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगेन इट इज नॉट क्योर्ड। ये धीरे 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 खुद जो है वो क्योर होना शुरू हो जाती है, किसी फॉर्मल डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। So again and again we have seen that in the case of the mental illnesses, or in the case of the psychological illnesses, psychological disorders, the physical disorders, the cultural values and the societal perceptions, they play a very prominent role, ठीक है। Similarly societal environment, आपका लिटरेसी रेट, आपके अंदर जो है वो अगेन सैनिटेशन कितना है, कौन से इन्वायरमेंट के अंदर रहते हो, कौन से अर्बन सेटिंग्स के अंदर रहते हो, इट विल टेल अस कि आपके अंदर प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कि कौन से डिसीज जो है वो आपके अंदर ज्यादा होंगे। दिल्ली के अंदर हमने देखा है दैट इन दी सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली बार बार जो है वो आपके पास डेंगू, मलेरिया ऐसे डिसीज जो है वो ज्यादा फैलते हैं। बट इन दी सम पार्ट ऑफ दिल्ली आपके पास डायबिटीज जैसे डिसीज जो है वो ज्यादा होते हैं। इन सम क्लासेस आपके पास डायबिटीज, ओबेसिटी जैसे डिसीज ज्यादा हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो आपका सोसाइटल एनवायरनमेंट है वो भी ये चीज जो है वो डिस्कस करता है, या फिर ये चीज बताता है कि आपके अंदर जो डिसीज है वो कैसे होंगे, ठीक है। सो अगेन इन एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली आप डिसीज को काफी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हो, ठीक है। बट
इन मेडिकल साइंस बेसिकली जो आपका पर्सपेक्टिव रहता है दैट इज क्वाइट लिमिटेड, ठीक है। और उसी के साथ एक और पर्सपेक्टिव देखा जाता है ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कि आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ठीक है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो वेदर इट इज क्वाइट कंड्यूसिव और नॉट, जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ द डिसीजेस दे आर प्राइमरली रिलेटेड टू द कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया, तो जैसे ही आप कोल्ड क्लाइमेट के अंदर जाते हो तो बेसिकली अगेन आपके अंदर जो है वो आपकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, विच माइट लीड टू सर्टन बॉडी पेन्स, ठीक है, विच माइट लीड टू नोजिया, विच माइट लीड टू डिजीनेस, ठीक है। तो अगेन आपके पास जो है वो कुछ एनवायरमेंट चेंजेस की वजह से जो डिसीज हैं वो चेंज हो जाते हैं। एक इंसान के अंदर जो एक जो एक डिसीज का परसेप्शन है या फिर डिसीज है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। सो चलिए एक बार हैंड आउट की तरफ आइए। सो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली मैंने ये चीजें बता रखी हैं कि किस तरह से आपके पास जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है और मेडिकल साइंसेज जो है वो दोनों का तकरीबन सिमिलर ओरिजिन रहा है। तो सबसे पहले जो है वो बात आती है एंड्रेज की। एंड्रेज ही वाज अ फिजिशियन, रॉयल फिजिशियन थे टू द चार्ल्स फिफ्थ एंड फिलिप सेकंड। तो उन्होंने जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर काम किया और अगेन उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को एक सब्जेक्ट की तरह जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो है वो निकोलस टुल्प की बात आती है। अगेन उन्होंने जो है वो ना सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया बट अगेन उन्होंने एप्स वगैरह को भी स्टडी करना स्टार्ट किया और उन्होंने कंपैरेटिव एनाटॉमी को जन्म दिया। कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब है कि किस तरह से आपके पास जो एप्स हैं और जो ह्यूमंस हैं दोनों एक तरह से सिमिलर भी हैं और दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो टाइसन, एडवर्ड टाइसन की बात आती है। देन अगेन वो आगे इसके ऊपर डेवलपमेंट्स करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन मोर्फोलॉजी वगैरह इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास जो है वो इन चीजों को स्टडी किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपके पास ह्यूमंस और एप्स दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो बात आती है दैट इज ऑफ डार्विन, ठीक है। तो जो आपके पास एर्समस डार्विन थे, ही वाज द ग्रैंडफादर टू द चार्ल्स डार्विन। तो उन्होंने जो है वो अगेन कंपैरेटिव एनाटॉमी के ऊपर काम किया, मेडिकल साइंस के ऊपर काम किया। फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन खुद आते हैं। चार्ल्स डार्विन आपको एवोल्यूशन की थ्योरी देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से जो एप्स हैं उनसे इंसान का जो है वो एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ऑलरेडी लोगों ने इस चीज के ऊपर बातें करनी स्टार्ट कर दी थी। हिज ओन ग्रैंडफादर डिड रिसर्च ऑन दैट कि आपके पास किस तरह से एप्स और ह्यूमंस की एनाटॉमी जो है दैट कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है। सो उसी के ऊपर जो है वो पहले टुल्प ने भी बात करनी शुरू कर दी थी कि किस तरह से आपके पास जो ह्यूमंस हैं और जो बाकी एप्स हैं दोनों जो है वो सिमिलर हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, ठीक है। सो इस तरह से चार्ल्स डार्विन विद द हेल्प ऑफ दोज एविडेंसेस एंड विद द हेल्प ऑफ द एविडेंसेस दैट वर कलेक्टेड फ्रॉम द गैलापागोस आइलैंड, जब वो अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी दे रहे थे तो उन दोनों चीजों को मिलाते हुए चार्ल्स डार्विन ने ये चीज बताई आपको कि अल्टीमेटली आपका भी एवोल्यूशन हुआ है, आपका भी एक एवोल्यूशनरी इतिहास रहा होगा और इस एवोल्यूशनरी इतिहास की वजह से या फिर इस एवोल्यूशन के प्रोसेस की वजह से आप
इवेंचुअली आप एप से इवॉल्व हुए हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी, आपकी कल्चर, इवन आपके जो डिसीजेस हैं वो भी इवॉल्व हुए होंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास आगे लैंडस्टीनर आते हैं। सो फ्रांसिस गाल्टन हैं, इन अगेन उनको जो है वो उन्होंने यूजेनिक्स के ऊपर काम किया। उन्होंने इसी एवोल्यूशन को जो है वो स्टडी किया। उन्होंने कहा कि अगर आप एप से इवॉल्व हुए हो, इफ ह्यूमंस दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द एप्स, तो ह्यूमंस का खुद में भी कुछ एवोल्यूशन रहा होगा, खुद में भी उन्होंने एवोल्यूशन किया होगा, खुद में भी वो इवॉल्व किए होंगे। ठीक है जी, जब ह्यूमंस का अपने आप में एवोल्यूशन रहा, जब वो अपने आप में जो है वो इवॉल्व किए, तो आपके पास अलग अलग जो जीन्स हैं, कुछ जीन्स जो हैं वो ज्यादा इवॉल्व रही, कुछ जीन्स जो है वो ज्यादा एडवांस्ड रही होंगी, कुछ जीन्स जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा प्रिमिटिव रह गई होंगी। ठीक है, तो उन्होंने इन्हीं चीजों के ऊपर एक ब्रांच बनाई जिसका नाम था यूजेनिक्स। आगे चल के आप इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यूजेनिक्स के अंदर उन्होंने ये बात करनी स्टार्ट की, मिस्टर फ्रांसिस गाल्टन ने यह बात करनी स्टार्ट की कि अगर हम इन जीन्स को प्रमोट करें, एडवांस्ड जीन्स को प्रमोट करें, तो जो ह्यूमन रेस है या फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो और ज्यादा आगे की तरफ ग्रो कर सकती है और ज्यादा एडवांस हो सकती है। और हम बेसिकली हमारा काम क्या होगा कि इन प्रिमिटिव जीन्स को हम धीरे धीरे से डिलीट करते जाएं। और उन्होंने सजेस्ट किया तो ये चीजें कैसे होंगी, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। ठीक है, आप आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाइए और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की वजह से और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के कारण जो है वो आप इस चीज को पा सकते हो कि आप एडवांस जीन्स को जो है वो अपने पास रख सकते हो। द पेज नंबर इज 16, फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, तो आप एडवांस जीन्स को जो है वो आगे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो प्रमोट कर सकते हो और ह्यूमन बींग्स और ज्यादा जो है वो तेजी से इवॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा सुपीरियर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आइडियाज जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, एवोल्यूशन का आइडिया बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैथमेटिक्स इसके अंदर आ जाता है और आपके पास लैंडस्टीनर, जकमैन, ये सब लोग जो है वो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एवोल्यूशन को जो है वो सब्सटेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगेन कैसे किया कैसे नहीं किया आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो धीरे धीरे जो है वो आपके पास एक मेडिकल जेनेटिक्स, मेडिकल जेनेटिक्स की जो स्ट्रीम है वो बनना शुरू हो जाती है और इसके अंदर जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर जो है वो आपके पास जीनोमिक्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, सो सिमिलर यही चीजें पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, जीनोमिक्स की हम स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, इस चीज को देखने के लिए कि किस तरह से जो इंसान है वो इवॉल्व किया है, किस तरह से एवोल्यूशन के दौरान जो इंसान है वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह माइग्रेट हुआ है। तो इस तरह से जैसे मेडिकल साइंस इवॉल्व होना शुरू हो जाती है, जैसे आपके पास एवोल्यूशन का कंसेप्ट आगे और ज्यादा डेवलप होता है, तो वैसे वैसे आपके पास जो है वो बहुत सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं मेडिकल साइंस की, और मेडिकल साइंस एंथ्रोपोलॉजी को यूज करना स्टार्ट कर देती है सो एज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स होलिस्टिकली। ठीक है, क्योंकि एवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं हुआ,
अगर आप एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन जो है वो आपके पास कल्चरली भी हुआ है, एवोल्यूशन सोशली भी हुआ है, और एवोल्यूशन जो है वो डिसीजेस का भी हुआ है। ठीक है, और डिसीजेस के एवोल्यूशन के अंदर, इसके अंदर नहीं लिखा है, जस्ट आप साइड लाइन के ऊपर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अब्दुल उमरन को। ठीक है, अब्दुल ओमरन। तो अब्दुल ओमरन जो है वो अगेन एवोल्यूशन ऑफ डिसीजेस देते हैं, जिसको हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी देते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी अब्दुल ओमरन ये बताते हैं कि किस तरह से आपके पास जो डिसीज हैं उनका भी एवोल्यूशन हुआ। तो अब्दुल ओमरन कहते हैं कि सबसे पहले जो डिसीज आए होंगे जिसने इंसान को प्रभावित किया होगा, वो डिसीज जो है दैट विल बी द इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, आपके पास जो है वो एक एज ऑफ पेस्टिलाइंस जो है वो आई होगी। आपके पास एक ऐसी एज आई होगी जहां पे इंसान को अच्छे तरीके से खाने को नहीं मिलता था। बिकॉज इंसान को अच्छे तरीके से खाने को नहीं मिलता था, तो इंसान जो है वो बहुत जल्दी से इन्फेक्शियस डिसीजेस की वजह से मारा जाता था। उसका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं होता होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल इंक्रीज होता है, तो आपके जो डिसीज हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस, वो पीछे आने शुरू हो जाते हैं, और धीरे 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 से जो आपके पास नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं वो आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपकी इंसान की कैविटीज आनी शुरू हो गई, ऑस्टोपोरोसिस का जैसा डिसीज आ गया, गठिया होना शुरू हो गया इंसान को। जैसे ही आप अगली और सिविलाइजेशन के अंदर बढ़ते हो, तो अगली सिविलाइजेशन के अंदर आप बेसिकली इन्फेक्शियस डिसीजेस का दमन और ज्यादा करते हो, एंटीबायोटिक्स क्रिएट करते हो। लेकिन फिर भी जो इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं वो एंटीबायोटिक्स के साथ भी लड़ते हैं, और आपके पास जो है वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डिसीज हैं या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये पता चलता है कि ये सारी चीजें हम आगे चल के करेंगे। तो बेसिकली ये पता चलता है कि आपके पास जो डिसीज हैं वो भी इवॉल्व किए हैं। सिर्फ और सिर्फ इंसान का एवोल्यूशन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंसान का कल्चरल एवोल्यूशन नहीं हुआ है, डिसीज खुद इवॉल्व किए हैं। और डिसीज जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे डिसीज भी इवॉल्व होके इंसान के इकोसिस्टम के अंदर रहे हैं। बिकॉज वो इंसान के इकोसिस्टम के अंदर रहे हैं, तो इंसान का डिसीज के रिगार्डिंग एक परसेप्शन बना है, एक कल्चरल वैल्यूज बनी हैं, जिसके साथ इंसान ने डिसीज को समझा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे ही नेपाल के अंदर जाते हो, नेपाल के अंदर कुछ ट्राइब्स काफी ऊंचाई पे रह रही हैं। तो उन ट्राइब के अंदर एक स्कैंडिनेवियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, सो इजारस, तो अगेन नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने जो है वो वहां पे काम किया। So the problem they are facing is that over the period of time वो बहुत ज्यादा सर्दी में रहते हैं, and because of the increasing urbanization, तो उनके अंदर जो है वो पैसा आ चुका है। देखिए पहले ट्राइब्स के अंदर क्या होता था कि ट्राइब्स जो है वो फॉरेस्ट के अंदर रहा करती थी। जब उनके पास सीजन आता था वो बड़ा बढ़िया सा हंट करती थी, जब सीजन नहीं आता था तो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ हंट होता था उसको वो प्रिजर्व करके रखती थी और उसको ही जो है वो खाया जाता था। दे वर वेल एसोसिएटेड विद द एनवायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं थी ज्यादा। बट जैसे ही अर्बनाइजेशन आनी स्टार्ट हुई तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो टूरिज्म आना स्टार्ट हुआ, तो टूरिज्म का भी एक सीजन होता है, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि एक सीजन जो है वो लिटरली उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। तो उनके अंदर एक कंसेप्ट बना है रिसेंटली, द कंसेप्ट ऑफ इना। इना का मतलब होता है द वाइटल एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने जो है वो उनके अंदर अगेन पोजेशन वगैरह के जो इंसिडेंट हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं,
तो वो कहते हैं कि जब इना जो है वो डिसरप्ट होता है, और उनका मानना है कि इना जो है वो सर्दी की वजह से, और जब बाहर वाले लोग उनकी सोसाइटी के अंदर आते हैं तो उस वजह से जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि इना को रिस्टोर करने के लिए कुछ जो है वो प्रीस्ट वगैरह बुलाते हैं बाहर से। ठीक है, वो प्रीस्ट वगैरह जो है वो कुछ काम करते हैं, उसके अंदर कुछ सामग्री वगैरह, कुछ जो है वो विचक्राफ्ट वगैरह करते हैं। तो ये माना जाता है कि इना को जो है वो रिस्टोर किया जाएगा, इस तरीके से रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो इंटरेस्टिंग फेसेट है, वो ये है कि किस तरह से एक ट्राइब जो है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर ट्रैप हो चुकी है, और उसके अंदर कुछ कल्चरल चेंजेस आई हैं, उसके अंदर स्ट्रेस आया है। उस स्ट्रेस को उस ट्राइब ने कल्चरली समझाने की कोशिश की है कि इस वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही अब जो उनकी जो स्कैंडिनेवियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, नेपाली गवर्नमेंट को उन्होंने यही एक पॉलिसी सजेस्ट की दैट इनके अंदर इंटरफेरेंस कम से कम किया जाए, और जो इनके जंगल इनसे आपने छीने हैं उनके अंदर इनको रिस्टोर किया जाए, तभी ये डिसीज जो है, जो पोजेशन का डिसीज है, इनके अंदर कम से कम हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो है वो अगेन जैसे ही इंसान इवॉल्व करते हैं, जैसे ही इंसान चेंज करते हैं, तो उनके अंदर अपने ही तरह के डिसीज जो है वो इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो है वो हम एक बड़े ही होलिस्टिक स्ट्रक्चर से, होलिस्टिक अप्रोच से चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सो देन उसके बाद इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। बाय द लेट 19th सेंचुरी जो मेडिसिन है उसने बेसिकली बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ डिसीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, बट एंथ्रोपोलॉजी जो है वो धीरे धीरे, एंथ्रोपोलॉजी ने ये देखा कि आपके पास जो है वो डिसीज के काफी सारे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, डिसीज के काफी सारे सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, डिसीज के काफी सारे जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। सो जिस वजह से बेसिकली अगेन डिसीज को जो है वो एक तरफा एंगल से जो है वो समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? सिमिलैरिटी जो है वो ये है कि आपके पास अगेन दोनों का जो इंटरेस्ट रहा है मेडिकल साइंस का, और आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजी है, दोनों का जो इंटरेस्ट है दैट इज किस तरह से डिसीज इवॉल्व हुए हैं पॉपुलेशन के अंदर, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, लोगों का इलनेस के रिगार्डिंग परसेप्शन क्या होता है, हम एक इलनेस को क्योर कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की हालत जो है वो बेटर कैसे की जा सकती है, जो हेरिडिटी डिसीजेस हैं उनका परसेप्शन क्या है लोगों के अंदर। ठीक है, मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आपको एक चीज समझाई थी, एक कहानी बताई थी पिछली क्लासेस के अंदर, द स्टोरी ऑफ द कर्स्ड डायमंड्स, कि किस तरह से जो है वो कुछ डायमंड्स जब डच फैमिली के अंदर आए, बिकॉज डच फैमिली ऑलरेडी इन ब्रीडिंग कर रही थी, तो ये मान लिया गया कि जो डायमंड्स हैं दे आर कर्स्ड। ठीक है, तो अगेन कुछ हेरिडिटरी डिसीजेस को हम स्टडी करते हैं, और कैसे उन डिसीजेस को आप अवॉइड कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में जो है वो स्टडी की जाती है। बिकॉज अगेन किसी को ये बताना कि आप जो है वो इस लड़के के साथ या लड़की के साथ शादी कीजिए, इसके साथ शादी ना कीजिए, यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ द कल्चरल नॉलेज अबाउट इट। कल्चरल नॉलेज के बिना जो है वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो अगेन आप इन काम के लिए जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को चूज करते हो। सो अगेन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर सोशोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, हर एक चीज को हम लेके आते हैं ताकि इंसान की जिंदगी को बेटर किया जाए। ठीक है, सो अब व्हाट आर द डिफरेंसेस? एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है वो ज्यादा यूनिवर्सल है, वही सारे डिफरेंसेस हैं। मेडिसिन जो है वो ज्यादातर वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हमारा ज्यादा फोकस नॉन वेस्टर्नाइज्ड मेडिसिनल सिस्टम्स के ऊपर होता है। कई बार हमारा जो ज्यादा फोकस है इट इज मच मच ऑन द एथनो मेडिसिन। एथनो मेडिसिन का मतलब क्या है कि ट्राइब्स खुद को कैसे हील करती हैं। ठीक है, तो खास करके जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइब्स का अपना तरीका होता है उन चीजों को हील करने का।
हमारा जो ज्यादातर ध्यान है वो उन चीजों के ऊपर रहता है, डिसीज का एक कॉजेशन क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस जो है वो डिसीज को मानती है कि किसी बायोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से डिसीज हुआ होगा, बट एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम हर एक कॉज को लेते हैं। हम पर्सनैलिटी कॉजेज को भी देखते हैं, हम इमोशनल कॉजेज को भी देखते हैं, हम लोगों के नेचुरलिस्टिक परसेप्शंस को भी देखते हैं जिनकी वजह से जो है वो डिसीज बना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इना के अंदर, अब इना के अंदर डिसरप्शन बहुत सारी वजहों की वजह से होता है। अगर किसी ने कोई टैबू तोड़ दिया तब भी इना के अंदर डिसरप्शन होगा। तो अगेन बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ इना बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स उस ट्राइब के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इट इज मच 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 मोर वाइड, इट इज मच मच मोर इनफॉर्मल। ठीक है, इट इज मोर अबाउट दी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी हैं, जो आपके पास मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस का ज्यादातर पर्सपेक्टिव जो है, ज्यादातर जो ध्यान है, इट इज मोर ऑन दी फॉर्मलाइज्ड सिस्टम्स। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? Just give me a second. Okay, am I audible? ठीक है, चलिए। सो एंथ्रोपोलॉजी एंड लाइफ साइंस। सो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी और लाइफ साइंसेस दोनों का तालमेल एंथ्रोपोलॉजी के साथ इफेक्टिवली एक ही इंसान की वजह से हुआ है। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डार्विन। ठीक है, तो डार्विन ने जब एवोल्यूशन को बताया तो एवोल्यूशन को जो है वो अलग अलग लोगों ने यूटिलाइज किया, यूज किया। ठीक है, तो एवोल्यूशन को जो है वो आपके पास कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट या फिर आपके पास जो सोशोलॉजिस्ट है वो सोसाइटी का एवोल्यूशन समझाने में जो है वो लग जाते हैं। ठीक है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो आगे चल के एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनते हैं, जिसको हम क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, वो कल्चर का एवोल्यूशन समझाने में लग जाते हैं, सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन समझाने में लग जाते हैं। ठीक है, अब्दुल ओमरन जैसे लोग वो डिसीज का एवोल्यूशन समझाने में लग जाते हैं कि किस तरह से ह्यूमन सोसाइटी के एवोल्यूशन की वजह से जो डिसीज हैं वो भी इवॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डार्विन की वजह से आप जो एवोल्यूशन है या फिर जो एवोल्यूशन का थॉट है वो बना है। ठीक है, और आपके पास जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, अब एवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे जो फील्ड्स हैं वो आए। पहले जो है वो ऑलरेडी डार्विन जब काम कर रहे थे, डार्विन के दादाजी काम कर रहे थे, तब टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट आया था। टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट था टू क्लासिफाई द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस किस में होंगे? मोर्फोलॉजी और ऑटोनॉमी में होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो अगेन हमने जो है वो लोगों को, यानी कि जो आपके पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर। ठीक है,
तो आपके पास चार्ल्स लिल की टैक्सोनॉमी आ जाती है। जब हम टैक्सोनॉमिकल एवोल्यूशन यानी कि आपके पास जब टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं प्राइमेट्स की, तो अगेन उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है, उनके एनाटॉमिकल फीचर्स का कंपैरिजन किया जाता है। then we see or we find certain similarities between the chimpanzee, between the humans, between the gorilla, between the orangutans। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। हमें ये दिखाई देता है कि दोनों का स्टीरियोस्कोपिक विजन है, दोनों सामने की तरफ जो है वो सब लोग जो है वो ये प्राइमेट फैमिली वाले लोग सामने की तरफ देखते हैं। सब लोगों के जो है वो पेक्टोरल मैमे हैं, जो मेमोरी ग्लैंड है वो सामने की तरफ हैं। ठीक है, इनमें से कुछ लोग जो है वो चार पैरों के ऊपर चलते हैं, कुछ लोग जो है वो आपके पास बाइपेडल हैं, कुछ लोग जो है वो पामीग्रेट्स हैं। पामीग्रेट्स का मतलब है कि पाम जो धरती के ऊपर लगाते हैं, इस तरह से ये पाम होता है, तो जो पाम धरती के ऊपर लगा के चलते हैं। कुछ नकल वॉकर्स हैं, नकल्स जो है वो धरती के ऊपर लगा के चलते हैं। कुछ लोग डिजिटिग्रेट्स हैं, उंगलियां धरती के ऊपर लगा के चलते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना लोकोमोशन पैटर्न है, लेकिन सबकी आंखें सामने की तरफ है। ठीक है, सबका जो पीनस है दैट इज पेंडुलस, वो जो है वो बाहर की तरफ है। मेमोरी ग्लैंड जो है वो सामने की तरफ है। ठीक है, सो इस तरह से बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस मिलते हैं। सो दे आर पुट अंडर वन फैमिली, बट उनके जो सब क्लासिफिकेशंस हैं वो अलग अलग जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टैक्सोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं, हम इनकी फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन उसके बाद इवेंचुअली वी सी कि आपके पास जब बच्चा पैदा होता है इन सब लोगों का, तो बच्चा जो है वो एक ही तरह से दिखाई देता है। लेकिन जैसे 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 उसका डेवलपमेंट होता जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाता है, तो आपके पास बच्चा पैदा होने का मतलब जो है दैट इज दी प्री इन्फेंसी पीरियड, मतलब जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर एम्ब्रियो एक तरह से दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे जो है वो आप उसका डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट होते 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 उसके जो डिफरेंसेस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए अगेन टेक्सोनॉमी को इतना क्लियर कट हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। हम एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट जब हमने देखा, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे इस तरह से कैसे दिखाई दे सकता है, इन सारी चीजों को जानने के लिए हम एक्सकेवेशंस करना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास जो है वो एक पेलियो एंथ्रोपोलॉजी या पेलियो जूलॉजी की जो ब्रांच है वो आना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर हमें ये दिखाई देता है, जब हम एक्सकेवेशंस करते हैं, आपको पुराने डायनासोर्स मिलते हैं, आपको पुराने जो है वो उन जानवरों के जो कि आपको आज दिखाई दे रहे हैं उनके अवशेष मिलते हैं, उनके इंसेस्टर्स मिलते हैं, आपको ह्यूमन बीइंग्स के इंसेस्टर भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे जो है वो एक और ब्रांच बनती है दैट इज नोन एज द पेलियोजूलॉजी। ठीक है, कि किस तरह से आपके पास इंसेस्टर्स आए, जो आपके जो आजकल जानवर हैं तो उनके इंसेस्टर्स कैसे आए हैं। तो अगेन जब उनको हम होलिस्टिकली स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम के ऊपर कैसा एनवायरनमेंट होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो पेलियोंटोलॉजी अगेन डिफरेंट तरह की ब्रांच जो है वो बन जाती है। ठीक है, सो इस तरह से फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जो अवशेष मिलते हैं उनके जीन्स को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, हम आज के जीन्स को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, हाउ द जीन्स दे हैव इवॉल्व्ड, हम उस चीज को स्टडी करते हैं। सो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की ब्रांच बन जाती है। सो इस तरह से आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजी है और जो लाइफ साइंसेस है, दोनों ने विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन बहुत सारी चीजों को आपस में अचीव किया है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो जो कॉमन एरियाज हैं मैंने ऊपर ही लिख दिए हैं
कि आपके पास जो है द रिलेशनशिप इट इज पर्टिकुलरली एविडेंट इन द फील्ड्स ऑफ टेक्सोनॉमी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, जू, जियोग्राफी, कि उस टाइम के ऊपर, पुराना जो टाइम था उसके ऊपर जो है वो कैसी जो है वो ज्योग्राफी होती होगी, कैसी इकोलॉजी होती होगी, और लोग जो जानवर हैं वो कैसे रहते होंगे। ठीक है, प्राइमेटोलॉजी, ठीक है, कि कैसे जो है वो प्राइमेट्स का विकास हुआ, कैसे प्राइमेट्स रहे। ठीक है, पेलिनोलॉजी, जेनेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि जीन्स वगैरह जो है वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, प्लांट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है वो दोनों का एक लाइफ साइंसेस का और एंथ्रोपोलॉजी का जो है वो आपस का रिलेशनशिप है। ठीक है, सो अगेन एवरीथिंग इट स्टार्टेड फ्रॉम टेक्सोनॉमी। उसी चीज को मैंने नीचे लिखा है, दैट व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमी, कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो इससे हमें बॉटनी और जूलॉजी की समझ नहीं मिली है, इससे जो है वो हमें इंसान कैसे इवॉल्व हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजी कैसे आई है, उसकी भी समझ मिली है। ठीक है, और अगेन इस चीज को पॉपुलराइज करने वाले एक ही इंसान थे, नाम है डार्विन। ठीक है, सो इवेंचुअली आगे चलते हो आप 1950s के अंदर ही, 1950s के अंदर जर्मनी में एक वैली है, वैली तो समझते हो ना, ठीक है, एक ज्योग्राफी का टर्म होता है वैली। तो उसी तरह से जर्मनी में एक वैली है, उस वैली का नाम है नियंदर वैली। ठीक है, तो अब ये नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे भी जो है वो काफी लंबी चौड़ी कहानी है। तो नियंदर वैली है, तो नियंदर वैली के अंदर जो है वो कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही थी। उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जब वो चल रही थी तो बेसिकली आपके पास जो है कुछ वर्कर्स के हाथ में कुछ अवशेष लगे। उनको ऐसे लगा कि कोई किसी ने जो है वो किसी इंसान को मार के गाड़ दिया होगा, तो यहाँ पे तो उन्होंने जो है वो अगेन पुलिस वगैरह को जो है वो फोन किया, फोरेंसिक्स की टीम आई, तो उनको जो है वो अगेन ऐसा लगा कि आपके पास जो है वो स्टार्टिंग में जब उनको कुछ अवशेष वगैरह मिलने स्टार्ट हुए तो उनको ऐसा लगना स्टार्ट हुआ कि एक इंसान है जिसको काफी जगह से ट्रॉमेटाइज किया गया था, उसकी हड्डियों को तोड़ा गया था, या फिर उसको जो है वो किसी तरह का कोई गठिए का जो है वो डिसीज था जिस वजह से उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एक पास में ही एक बायोलॉजी के टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनको बुलाया जाता है। ठीक है, एंड ही कंक्लूड्स अलोंग विद द फोरेंसिक डिपार्टमेंट कि ये जो है वो ही इज नॉट एन ह्यूमन, तो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, बट ये जो है वो ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता कोई ह्यूमन बीइंग का एंसेस्टर होता होगा। ठीक है, या फिर ह्यूमन बीइंग का कोई ऐसा स्पीसीज होता होगा जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, अब अगेन उन्होंने इसको होमो क्लास के अंदर नहीं रखा है, बट अगेन उनको जो है वो कुछ डाउट हुआ। देन उसके बाद इवेंचुअली हमने एक्सकेवेशंस और ज्यादा जो है वो करनी स्टार्ट कर दी। इसी के अंदर जो है वो लुइस लीकी की, रिचर्ड लीकी की फैमिली आती है, ये सारी चीजें हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, वो जो है वो अफ्रीका के अंदर जाते हैं, अफ्रीका के अंदर एक्सकेवेशंस करते हैं, उनको जो है वो अगेन हमारे कुछ इंसेस्टर्स मिलते हैं, एंड इवेंचुअली रेस्ट बिकम्स अ हिस्ट्री। हमें ये पता चलता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कोई डिवाइन इनकारनेशन से नहीं आए हैं, हम जो है वो अवतरित नहीं हुए हैं। ठीक है, रादर जैसे बाकी लोगों का एवोल्यूशन हुआ है वैसे ही हम लोगों का भी एक एवोल्यूशन जो है वो उसके एविडेंसेस हमें मिलने स्टार्ट हुए। ठीक है, रिचर्ड लीकी ने, लुइस लीकी ने, मैरी लीकी ने इस चीज के ऊपर काम किया। ठीक है, सो इवेंचुअली वी सी कि हमें नियंदरथाल के फॉसिल्स मिलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकल के फॉसिल्स मिलते हैं। सो हमें यह पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि आपका भी एवोल्यूशन हुआ है। देन उसके बाद
एक और प्रॉब्लम आ जाती है इंसान के अंदर। हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि इंसान जो है वो अफ्रीका से पैदा हुआ, इंसान एशिया से पैदा हुआ, कहां से पैदा हुआ होगा। और उसी बीच में हमें एक चीज के बारे में पता चलता है, दैट इज नोन एज जीन्स। पहले से पता होता है लेकिन हम उसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो जीन्स के बारे में हमें पता चलता है कि आपके पास जो है कुछ ना कुछ एक फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का, जिस वजह से बॉडी फंक्शन करती है और अपने आप को बना के रखती है। दैट फंक्शनल यूनिट इट इज नोन एज जीन्स। ठीक है जी, तो जीन्स के बारे में जैसे ही हमें पता चलना शुरू होता है तो हम उन जीन्स को समझना और जो है वो शुरू कर देते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर देते हैं, क्रोमोसोम्स को समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो अगेन इट ऑल स्टार्ट्स इन द लाइफ साइंसेस। बट अगेन इसी लाइफ साइंस को, इसी रिसर्च को हम यूज करते हैं इस चीज को देखने के लिए कि जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स हैं उनका डीएनए कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, उनके जीन्स जो है वो कैसे इवॉल्व हुए, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज जीन्स, विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, कैसे किया कैसे नहीं किया वो हम आगे चल के बात करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमें यह पता चलना स्टार्ट हुआ कि हम अफ्रीका से, वी आर बोर्न आउट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हमें यह पता चलना शुरू हुआ, फिर उसके बाद रेस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि जब आपके पास यूजेनिक्स, अभी मैंने आपको बताया कि यूजेनिक्स के अंदर यह बताना शुरू कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेवेनपोर्ट कि देयर आर सर्टेन जीन्स जो कि ज्यादा इवॉल्व्ड हैं, ज्यादा पावरफुल हैं। उन जीन्स को आप आगे रखिए, उन जीन्स को जो है वो आप उन इवॉल्व्ड जीन्स वाले लोगों को, एडवांस्ड लोगों को अगर आप इंटरब्रीड करेंगे तो आपकी जो ह्यूमन रेस है वो और ज्यादा आगे आएगी। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन जीन्स दैट आर प्रिमिटिव। अगर आप उन प्रिमिटिव जीन्स को पीछे रखेंगे, उन प्रिमिटिव जीन्स को आगे नहीं आने देंगे, तो आपकी जो ह्यूमन रेस है वो अगेन उसका सर्वाइवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला जो थॉट प्रोसेस आना शुरू हो जाता है तो हम अगेन आफ्टर 1950s 60s इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो अगेन हम जीन मैपिंग करना शुरू कर देते हैं। जब हम जीन मैपिंग करते हैं तो हमें इस चीज में कोई सच्चाई नहीं नजर आती। हम जो मिथ है, रेस की मिथ है, रेसिज्म के मिथ है, उस चीज को जो है वो हम खारिज करते हैं। ठीक है, बिकॉज इससे जो है वो सोशल एनवायरनमेंट में, कल्चरल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको एक स्टडी के बारे में बताया था, दैट इज द टर्कनी स्टडी। इट इज हाईली डिसअपॉइंटिंग रेसिस्ट स्टडी, जिसके अंदर जो है वो कुछ अफ्रीकन फैमिलीज को लिया गया था और सिफिलिस का जो डिसीज है उनके अंदर इंजेक्ट किया गया। ठीक है, देन उसके बाद सिफिलिस के डिसीज के ट्रांसमिशन को जो है वो स्टडी किया गया। अब बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपने एक रेस के व्यक्ति को या फिर एक रेस के क्लास के लोगों को एक एनिमल की तरह, एक चूहे की तरह जो है वो समझना शुरू कर दिया है। और ये भावना कहां से पैदा होती है? ये भावना जो है वो यूजेनिक्स से ही पैदा होती है, डेवेनपोर्ट से ही पैदा होती है। उस चीज को खारिज करना बड़ा इंपॉर्टेंट था और उस चीज को खारिज किया विद द हेल्प ऑफ अगेन लाइफ साइंसेस, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। सो बेसिकली यहां पे हमें क्या नजर आना शुरू हो जाता है कि लाइफ साइंसेस के टूल्स, लाइफ साइंसेस की जो फाइंडिंग्स हैं उनको एंथ्रोपोलॉजी यूज करता है और उसको कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ, सोशल एनवायरनमेंट के साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटीग्रेट करके इंसानों के लिए सॉल्यूशंस बनाने की काम करता है। रेसिज्म की मिथ को जो है वो बस्ट करता है। पॉलिसी मेकिंग रिगार्डिंग दोज डिसीजेस, पॉलिसी मेकिंग रिगार्डिंग दोज थिंग्स, उसके अंदर जो है वो काम करता है। सो यहां पे 1960 1970 के अंदर हमें यह दिखाई देना शुरू हो जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी अगेन, बिकॉज इट इज मोर होलिस्टिक,
वेरी यंग डिसिप्लिन। तो जो फाइंडिंग्स लाइफ साइंसेस के अंदर आती है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो उसको लोगों के अंदर जो है वो लेके जाना शुरू कर देता है। ठीक है, सो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ही हम एनाटॉमी को भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिकॉज अगेन दीज थिंग्स, बिकॉज दे आर एप्लीकेबल टू द ह्यूमन बींग्स, दे आर हाईली एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो उसको जो है वो आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। तो उसको जो है वो आप समझना स्टार्ट कर देते हैं। सो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप जो है वो एनाटॉमिक स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, ह्यूमन बींग्स के फिजिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑस्ट्रोलॉजी जो है वो पढ़ाई जाना शुरू हो जाती है, दैट इज अगेन द ब्रांच ऑफ द लाइफ साइंसेस। ठीक है, सो एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी, जेनेटिक्स की स्टडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी, अडेप्टेशन की स्टडी जो है वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसका पर्सपेक्टिव जो है वो दैट इज डिफरेंट। इट इज नॉट ओनली टू स्टडी द एनाटॉमी, बट इट इज ऑल्सो इट टू अप्लाई इट। ठीक है, तो जब हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, तो उसी के साथ साथ जो है वो हम कंपैरिजन भी करते हैं बाकी एप्स के साथ। ठीक है, सो जब हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसी के साथ साथ हम ये भी पढ़ाई करते हैं कि उन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर वेरिएशंस क्यों आती हैं, कैसे आती हैं। ठीक है, जब हम ह्यूमन सीरोलॉजी की बात करते हैं, तो उसी के साथ साथ ये भी डिस्कस किया जाता है कि कैसे अलग अलग जेनेटिक मार्कर्स आपकी सीरोलॉजी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो एंथ्रोपोलॉजी है, इट बिकम्स अ वेरी होलिस्टिक डिसिप्लिन विद द हेल्प ऑफ द लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस का ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो बायोलॉजी के ऊपर रहता है, और आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो उसी बायोलॉजी के होलिस्टिक एप्लीकेशन के ऊपर रहता है। ठीक है, सो उन्हीं चीजों को जो है वो नीचे लिखा गया है डिफरेंसेस के अंदर, कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप जो है वो बायोलॉजी, कल्चर, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, इन सारी चीजों को पढ़ते हो, और आप जो है वो जो लाइफ साइंसेस के पार्ट की एप्लीकेशन लगाते हो हर जगह के ऊपर। देन उसके बाद लाइफ साइंसेस के अंदर प्राइमरली यू फोकस ऑन दी बायोलॉजी, लोगों का जो इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर होता है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करते हो। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इट इज क्वाइट न्यूअर डिसिप्लिन, और लाइफ साइंसेस जो है वो काफी ओल्ड है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द लाइफ साइंसेस। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली लाइफ साइंसेस के टूल्स वगैरह को स्टडी करता है, को पकड़ता है, ताकि ये ह्यूमन एवोल्यूशन को, ह्यूमन बायोलॉजी को, कंपैरेटिव एनाटॉमी को, पेलियो जूलॉजी को जो है वो स्टडी कर सके। ठीक है, अगेन जो भी फाइंडिंग्स होती हैं जेनेटिक्स की, उस फाइंडिंग्स को एंथ्रोपोलॉजिस्ट लेते हैं, एंड उन फाइंडिंग्स को जो है वो इंसानों के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं, और रेसिज्म जैसी मिथ्स को जो है वो बस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो यही जो है वो आपके पास डिफरेंसेस हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो बेसिकली हम मानते हैं कि जो हमारी नेचुरल सेटिंग्स हैं, ये जो हमारा सोसाइटी है, दैट इज लाइक अ लेबोरेटरी। आपको जो है वो किसी आर्टिफिशियली मेड लेबोरेटरी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लैब के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइफ साइंसेस के अंदर जो है वो लेबोरेटरी इट इज ऑलमोस्ट मस्ट। ठीक है, क्योंकि आप तभी जो है वो उन चीजों को स्टडी कर पाओगे अगर आपके पास लैब है। ओके, सो यहाँ पे डेटा कलेक्शन ज्यादा ऑब्जर्वेशन वगैरह के ऊपर होता है। ठीक है, एंड लाइफ साइंसेज इट इज द प्रॉपर फील्ड ऑफ साइंस जहां पे आपके पास जो डेटा है इट इज प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटेड एंड देन कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर आर्टिफिशियल सेटिंग दैट इज नोन एज द लैब और लेबोरेटरी। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजी है इट बिकम्स मोर होलिस्टिक, जहां पे एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप कम है लेकिन एप्लीकेशन का स्कोप ज्यादा रहता है। और आपके पास जो लाइफ साइंसेज हैं दे बिकम मोर एंड मोर एक्सपेरिमेंटरी, इट दे बिकम मोर एंड मोर
एटमिस्टिक, ठीक है, जहां पे जो है वो अगेन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ज्यादा रिलाई किया जाता है और आप उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर एक हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट करते हो, ठीक है। सो दिस इज द इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइफ साइंसेस एंड एंथ्रोपोलॉजी।